हाँ भाई, लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ था, क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, नहीं क्या सॉल्व? लाइट चालू कर लो पीछे, कैसे अंधेरे में क्यों बैठे हुए? ओ बेटा, लाइट चालू कर लो, वहीं बैठे हो ना, यहाँ की यहाँ बीच वाली लाइट चालू करो थोड़ा, ये बीच वाली, ये इतना इनफ है। हाँ चलो क्वेश्चन चालू करते हैं जो लास्ट क्लास में किया था, है ना। लास्ट क्लास में क्वेश्चन सभी लोगों ने लिख लिया होगा। अरे बोलो भाई, हाँ या ना? क्वेश्चन लिख लिया था, ठीक है। सॉल्व किया कि नहीं किया? नहीं किया। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक गैस एक्स है, हमारे पास एक गैस एक्स है, प्रेजेंट है सैचुरेटेड वाटर वेपर्स के साथ। किसके साथ है? सैचुरेटेड वाटर वेपर के साथ वो गैस प्रेजेंट है। ओवर वाटर लिक्विड, मतलब लिक्विड वाटर के ऊपर। समझ में आ रहा है? ओवर लिक्विड वाटर एट टोटल प्रेशर ऑफ, ये गलत है, ये 1.5 ATM होगा, मिसप्रिंट है वो, 1.05 नहीं है, 1.5 ATM। वेपर प्रेशर ऑफ H2O एट द सेम टेम्परेचर इज 0.5 ATM। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एक्स? ठीक है ना, पहले इसका पूरा मतलब निकालना पड़ेगा। वो बोल रहा है कि मेरे पास एक कंटेनर है और कंटेनर में लिक्विड वाटर है। क्या है जल्दी बताओ? लिक्विड वाटर है, ठीक है। और इसके ऊपर एक गैस है और वो गैस का नाम क्या है? एक्स। लेकिन ये गैस अकेली नहीं है, ये गैस किसी के साथ है। ये गैस है साथ में किसके? वाटर वेपर के। समझ में आ रहा है? ये गैस किसके साथ है बेटा? H2O के साथ है ये गैस, वाटर वेपर के साथ ये गैस प्रेजेंट है, ठीक है ना। जिसका टोटल प्रेशर है 1.5 ATM। जिसका टोटल प्रेशर कितना है जल्दी बताओ? 1.5 ATM। समझ में आ रहा है? अब इसमें पूछ रहा है टोटल प्रेशर 1.5 ATM है, गैस जो X है उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा? XX बोल देते हैं उसको। इसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड में कितना होगा ये बताओ। अगर, ठीक है ना, लिक्विड में कितना होगा? अगर KH हमें दिया है, गैस X का KH हमको दिया है 38 इंटू 10⁵ ATM दिया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलो। अरे बताओ भाई, इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो KH हमको इतना दिया है, हमें टोटल प्रेशर दिया है 1.5 ATM। बेटा ये टोटल प्रेशर किसका है? ये टोटल प्रेशर X का है, और ये जो टोटल प्रेशर है X के साथ किसका है? X के साथ H2O के वेपर्स का है। H2O का किसका है जल्दी बताओ? वेपर्स का। अब अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे, बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ H2O इज 0.5। इस पूरे में बता रहा है कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 0.5 ATM है। समझ में आ रहा है? ये वैल्यू क्या है? 0.5। तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 ATM इज इक्वल टू, ये हो जाएगा PX प्लस इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू 0.5 पुट कर दी तो मेरे पास X का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा 1.5 माइनस 0.5 दैट इज 1 ATM। ये है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ X। ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ X। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। यहाँ तक आ गया समझ में? अब इसके बाद क्या ही करना है? ये हो गया। इसके बाद अब हमें फॉर्मूला लगाना है अपना। फॉर्मूला लगाएंगे हम फ्रॉम हेनरीज लॉ। फ्रॉम हेनरीज लॉ। और अगर हम हेनरीज लॉ से चलें तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ X इज इक्वल टू KH इंटू इसका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन गैस X का, मोल फ्रैक्शन इससे निकल जाएगा, ठीक है ना। प्रेशर बोल रहा है 1 ATM। KH, बेटा KH की वैल्यू आपको क्या दी गई है? KH की वैल्यू दी गई है
38 इंटू 10 की पावर 5 टॉर, इसको एटीएम में कन्वर्ट कर लेना। किस में कन्वर्ट कर लेना बताओ, कैसे करेंगे कन्वर्ट बोलो। 1 एटीएम इज इक्वल टू कितना टॉर होता है, कितना 760 टॉर। यस बेटा 760 टॉर इज इक्वल टू होता है 1 एटीएम। तो क्वेश्चन में हमें कितना दिया गया है, 38 इंटू 10 की पावर 5 टॉर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 38 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 760। ओके 38 से ये 2 बार चला जाएगा, ठीक है ना, डिवाइड कर लेना, और ये हो जाएगा हमारे पास 0.05 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा। सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर 3 एटीएम। ये KH की वैल्यू है। ओके यहाँ पुट कर दो 5 इंटू 10 की पावर 3, और यहाँ हो जाएगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 की पावर 3, ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10 की पावर -3, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है ना, ये क्या आ गया, गैस का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में। लेकिन मुझे मोल फ्रैक्शन नहीं निकालने हैं, मुझे क्या निकालने हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मतलब मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं बताओ, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं मुझे। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो यहां बोल दूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -4। ये वैल्यू बहुत छोटी है तो नीचे वाला नेग्लेक्ट हो जाएगा, लास्ट क्लास में भी किया था, और मुझे ये निकालना है, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O की वैल्यू है 10। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O की वैल्यू है 10। ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -4, ये हो जाएगा NX, 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल। ये है आंसर। इतनी गैस डिसॉल्व है 10 मोल, कितना दिया है, 10 मोल वाटर में इतनी गैस डिसॉल्व है। आ रहा है सभी लोगों को समझ में या नहीं आ रहा बताओ, अरे बोलो भाई, आ रहा है, लिख लो इसे। राइट डाउन करो इसे। करो, एक और क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। समझ में आ रहा है बेटा कैसे करने हैं क्वेश्चन। आप लोग एनसीईआरटी अपनी बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस, है ना। अभी तो वैसे आई थिंक सेकेंड ही क्लास हो रही है लगभग, ठीक है। ओवरऑल मैं शायद थर्ड ही क्लास हो पाई होगी, 2 क्लास तो मेरी हो नहीं पाई थी अभी रिसेंटली, है ना।
राउल्ट्स लॉ के बाद आपको काफ़ी क्वेश्चंस करने को मिलेंगे और नेक्स्ट वीक के एंड आते आते तक आपको बहुत, आप पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, हो गया ये? चलो कंप्लीट करो। किसी भी को कोई अगर डाउट है इसमें पूछो बेटा, है ना? क्या हो गया, कोई डाउट है? सर हमसे तो सर शायद सॉलिबिलिटी पूछी थी। सॉल्युबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल्स, नॉट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। देखिए, सॉल्युबिलिटी जब भी आपसे पूछी जा रही है, इट मीन्स वो सॉल्यूट की बात कर रहा है। सॉल्युबिलिटी की जनरली अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में हम मोल फ्रैक्शन में सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं, मोलारिटी में देख सकते हैं, मोलारिटी में हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में देखा है। लेकिन क्वेश्चन में जब स्पेसिफाई कर दिया है कि हमें सॉल्युबिलिटी चाहिए बट इन टर्म्स ऑफ मोल, ठीक है ना, इन 10 मोल्स ऑफ वाटर, वो बोल रहा है 10, उसका कहने का मतलब है 10 मोल वाटर में कितना मोल डिसॉल्व होगा सॉल्यूट का या गैस का। हो गया कि नहीं हो गया बताओ? अगला क्वेश्चन है ये, इसका मतलब ये जो है, इसका मतलब 10 की पावर 5 होता है। बेटा लास्ट तक दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ये 10 की पावर 5 होता है इसका मतलब, है ना? क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन है द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन, कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, इन वाटर एट 298 केल्विन इज 1 × 10⁵। ठीक है ना, जो दिया है एटलीस्ट वो तो लिख लेते हैं। नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस का KH दिया गया है, KH है 1 × 10⁵ ATM, इतना दिया गया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8। ये बड़ा ही जबरदस्त चीज बोल रहा है, उसने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, लेकिन उसके मोल फ्रैक्शन में एक चीज लिखी हुई है, वो N2 का मोल फ्रैक्शन एयर में बता रहा है। किस में बता रहा है बोलो? एयर में बता रहा है। और एयर कहां होगी? पानी के ऊपर। सही बात है कि नहीं? ठीक है, पानी के ऊपर होगी एयर। ठीक है, पानी के ऊपर एयर होगी और इस एयर में नाइट्रोजन जो है, इस एयर में नाइट्रोजन है 0.8 के मोल फ्रैक्शन के साथ। किसके मोल, कितने मोल फ्रैक्शन के साथ? 0.8। ये पानी के अंदर का मोल फ्रैक्शन नहीं है, ये मोल फ्रैक्शन पानी के ऊपर का है, बाहर का है। ठीक है ना, क्योंकि सवाल में तो पूछ रहा है, फिर वो आगे क्या पूछ रहा है? फिर वो पूछ रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, N2 के मोल्स फ्रॉम एयर डिसॉल्व्ड इन, फिर वही बात लागे 10 मोल्स ऑफ वाटर।
वो बोल रहा है 10 मोल वाटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिसॉल्व होंगे, ठीक है ना, इन 10 मोल्स ऑफ वाटर एट 5 atm प्रेशर, ठीक है ना। 5 atm प्रेशर का मतलब है कि क्वेश्चन में बोल रहा है P टोटल 5 atm है, सवाल पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 कितने डिसॉल्व होंगे, और उसने वाटर के मोल्स कितने दिए हैं, वाटर के मोल्स दिए हैं 10 मोल्स। भाई सारी कहानी मैंने बता दी तुम्हें। ऑब्वियसली क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन में तुम्हें मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकालना पड़ेगा पानी में। जहां पर पानी है 10 मोल, 10 मोल्स पानी लिक्विड में निकालना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? कैसे करेंगे? यस, कहाँ लगाएंगे? ऊपर लगा दो। हाँ, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सबके दिमाग में तो ये आ रहा होगा कि सर इसमें हेनरीज लॉ तो लगेगा ही, क्योंकि आपने सवाल ही उसका दिया है, तो इधर उधर की चीज़ें तो करेंगे नहीं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू KH x N2 कर देते हैं। सही बात है कि नहीं? बोलेगी सर आपने तो KH तो दिया है, हमें दिख रहा है KH साफ साफ, ये है KH आपका। बोलूँगा बिल्कुल सही, KH दिया है, KH की वैल्यू दी है 1 × 10⁵, ये KH की वैल्यू दी है x N2। मेरा ये सवाल है, ठीक है ना, मेरा सवाल है N2 की जगह क्या पुट करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 की जगह। सार्थक चुप बैठना। हाँ, भाई प्रेशर क्या पुट करेंगे, सीधा सा सवाल है, क्या होगा प्रेशर? जवाब दो। है? अरे हेनरीज लॉ लगाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 रखना होगा कि नहीं रखना होगा? KH है तेरे पास, है ना, तुम्हारे पास KH है, तुम्हें ये निकालना है, तो तुम्हें ये पुट करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू क्या है मैं ये पूछ रहा हूँ, सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, कोई भी जवाब दे सकता है। एक मिनट, ये इससे बोलने तो क्या बोल रहा है? एक्स, अरे एयर में दिया है ना, हमको तो पानी में निकालना है ना भाई। ठीक है, कौन सा लॉ है, नाम बोलो। हाँ, फॉर्मूला याद था, पढ़ाया है ना। हाँ ठीक है, बाकी लोग बताओ। किसी ने एक टॉपिक सुना है? अच्छा कोई ये तो बता दो कि देख के तो मुझे कम से कम बता दो कि प्रेशर कितना पुट करेंगे, नाइट्रोजन का प्रेशर कितना रखेंगे? हाँ बोलो, बताओ बताओ। हाँ जुजार बोल भाई। चलो ठीक है, आओ इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम देखते हैं, इसके लिए जगह खाली है क्या? नहीं है, जगह ज़्यादा खाली नहीं है। चलो यहाँ देखते हैं। देखो होता क्या है, इस चीज़ को समझना, ध्यान से देखना। इसमें जो चीज़ है इसके लिए आपको पहले पढ़ाया गया है, ठीक है ना। 11th क्लास में एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, ठीक है ना। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, मान लो आपके पास दो गैसेस हैं, गैस की बात चल रही है अभी, पानी वानी बात की बात है। दो गैसेस हैं, एक ए है और एक बी है ना। तो एक ए के जो मोल्स होंगे वो होगा Na, और बी का जो मोल होगा वो Nb होगा। तो N टोटल कितना हो जाएगा? N टोटल हो जाएगा Na प्लस Nb, ठीक है। और ए का जो प्रेशर है वो होगा Pa, और बी का जो प्रेशर है वो होगा Pb। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो यहां आ जाएगा P टोटल इज इक्वल टू Pa प्लस Pb।
समझ में आ रहा है? ये डाल्टन्स लॉ ये बोलता है, डाल्टन्स लॉ का स्टेटमेंट ये है। समझ में आ रहा है? अब इसी में इस पूरे कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। जब हमने Na निकाला तो तुम्हें XA मिल जाएगा। XA क्या हो जाएगा? Na अपॉन N टोटल। XB हो जाएगा NB अपॉन N टोटल। यही होगा। समझ में आया? अब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लिख सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है ना? तो अगर मैं लिखूंगा A के लिए, A के लिए क्या लिखूंगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ A इंटू V टोटल, वॉल्यूम तो हमेशा टोटल ही चलेगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A RT हो जाएगा। और अगर मैं लिखूंगा फॉर टोटल मोल्स, तो टोटल के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? P टोटल V टोटल इज इक्वल टू N टोटल RT। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, दोनों इक्वेशन को, तो V टोटल कट गया, RT कट गया, हमारे पास निकल कर आया PA अपॉन P टोटल इज इक्वल टू Na अपॉन N टोटल। और Na अपॉन N टोटल को बोलते हैं XA। ठीक है? तो इससे एक फॉर्मूला निकल के आता है कि गैस में मोल फ्रैक्शन जो होता है, गैस में मोल फ्रैक्शन जो होता है, ठीक है, गैस में जो मोल फ्रैक्शन होता है वो होता है पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। गैस में मोल फ्रैक्शन क्या होता है? पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। ये सभी लोगों को समझ में आया या नहीं आया? बोलो, बताओ, आया ना? अब मैंने इतनी बड़ी कहानी क्यों तुम्हें बताई है? इतनी बड़ी कहानी इसलिए बताई है क्योंकि वो बोल रहा है कि यहां जो एयर है, एयर का P टोटल 5 है। एयर का P टोटल कितना है? 5 है। लेकिन उस पूरे 5 ATM में केवल जो N2 है, N2 का मोल फ्रैक्शन 0.8 है। N2 का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.8 है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो प्रेशर है 5, ये नाइट्रोजन का प्रेशर नहीं है। किसका प्रेशर नहीं है? बोलो, ये नाइट्रोजन का प्रेशर नहीं है। तो नाइट्रोजन का प्रेशर क्या होगा? तो अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या पढ़ा अभी अपन ने? फॉर्मूला हमने पढ़ा मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्या पढ़ा फॉर्मूला हम लोगों ने? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन P टोटल। यही फॉर्मूला बनेगा। और मोल फ्रैक्शन जो दिया हमें गैस में, किसकी बात चल रही है? गैस में। ये दिया है 0.8। P N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 हमको निकालना है। टोटल है 5, तो ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 4। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 हो जाएगा 4। समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब जब हम हेनरीज लॉ लगाएंगे, हेनरीज लॉ में पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज इक्वल टू KH इंटू क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। तो ऐसे केस में पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 हम पुट करेंगे 4, KH की वैल्यू है 10 की पावर 5 मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, और इससे सॉल्व करके मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकल कर आएगा 4 अपॉन 10 की पावर 5, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 10 की पावर -5। समझे? अब इसके बाद क्या करना है? जगह बची कहीं? नहीं बची कहीं जगह। इसके बाद क्या करना है? हमें ये नहीं चाहिए, ये चाहिए था क्या बताओ? हमें तो नंबर ऑफ मोल चाहिए। क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 चाहिए। कितने में? 10 लीटर वाटर में। तो हम इसको लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। समझ में आया? नीचे वाले को उठा के क्या कर देंगे? नेग्लेक्ट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन पानी का कितना है? पानी का 10 का इधर मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा है? 10 का उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब जगह नहीं बची है, तुम लोग लिख लेना आंसर। लिख लोगे? क्या हुआ? क्या? हाँ, तो बोल रहा है कि टोटल प्रेशर 5 ATM है। समझ रहे हो? अरे मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो अभी एटमॉस्फेरिक एयर है अभी, है ना? एयर में इन जनरल अगर हम बात करें तो 79% क्या होती है? 79% नाइट्रोजन होती है,
और ये शायद मोल में ही निकाला गया है जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है। 79% नाइट्रोजन होती है और 20% जो है अराउंड 20% ऑक्सीजन होती है, ठीक है ना। तो अगर टोटल प्रेशर 1 atm है तो ऑक्सीजन जो प्रेशर लगा रही है वो तो केवल 0.2 atm है और लगभग 0.8 atm किसका है, नाइट्रोजन का है, या 0.79 atm नाइट्रोजन का है। लगभग 0.0 जो भी 0.1 atm या जो भी कुछ बच रहा है 0.01 atm वो atm होगा अदर गैसेस का। समझ में आया, ठीक है। तो ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। ये एक बहुत पुराना आईआईटी का क्वेश्चन है, 2005 जेईई एडवांस का सवाल है, ठीक है। लेकिन ये इतना पुराना है कि अब इसका सेंस मेंस लेवल और नीट लेवल पे बन सकता है, क्योंकि ये बहुत पुराना वो हो गया है ना, ठीक है। हाँ, 20 साल गुजर गए, ठीक है। और इस टाइप का सवाल अब जेईई मेंस में पूछा जा चुका है रिसेंट कुछ टाइम में। एनसीईआरटी अपनी बुक पढ़ो, हेनरीज लॉ के अब क्वेश्चन लगाओ, अगर दिए हैं ज़्यादा 4-5 क्वेश्चन भी दिए हैं, खुद से प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है ना। अच्छा लगेगा, बनेंगी चीज़ें तो और अच्छा लगेगा, लेकिन उसके लिए क्वेश्चंस करने ज़रूरी हैं, ठीक है। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है ना। केवल थ्योरी पढ़कर नहीं समझ में आएगा। हो गया, हाँ। अबे कुछ हुआ हो ना हुआ हो, ये हैंग हो गया क्या। अरे कितनी बार पीपीटी डालेंगे भाई, ये तो मिनिमाइज भी नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, कुछ तो हुआ। तो मिनिमाइज हो जाओ भाई। चलो, कुछ तो हुआ, आगे बढ़ गए अपन, ये अच्छी बात, बहुत आगे चले गए। हाँ, इसमें बेटा ये फॉर्मूला कोई लिखना चाहता तो लिख लो, है ना। ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अपॉन पी टोटल होता है, और ये बहुत हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में यूज़ होता रहता है। पूरा लिख सको ना लिख सको, फॉर्मूला लिख लेना। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से आता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब 10 की पावर होता है ना, यह है 10 की पावर है। क्वेश्चन नंबर 4, ये सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन containing 6 into 10 to the power minus 2 gram ethane is 1 bar, है ना। if the solution contains इतना कितना 1.8 into 10 to the power minus 3 ग्राम, what shall be the pressure। ये बहुत ही छोटा सा सवाल है, ठीक है ना, इसमें कोई KH वेच का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है ना। आप KH दिया भी नहीं गया है, कंपैरिजन का क्वेश्चन है। किस चीज़ का सवाल है? अरे बोल दो, कंपैरिजन का सवाल है, ठीक है, कंपेयर करना है। तो वो बोल रहा है कि जब पार्शियल प्रेशर P1 कितना है 1 बार, उस टाइम पर सॉल्युबिलिटी कितनी है? उस टाइम पर सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन में भी नहीं दी, ग्राम में दी है, 6 into 10 to the power minus 2 ग्राम। तो वो बोल रहा है कि जब सॉल्युबिलिटी अगर हो जाए 1.8 into 10 to the power minus 3 ग्राम, ऐसे केस में प्रेशर कितना रहेगा, है ना। तो इसके लिए आप छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो जो मैंने बताया था, P1 upon P2 इज इक्वल टू S1 upon S2। ऐसा ही एक सवाल NCERT में भी दिया हुआ है, ठीक है। आप इसमें P1 की वैल्यू पुट कर देना 1 और P2 आपको निकालना है, S1 पुट कर देना 6 into 10 की पावर माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा 1.8 into 10 की पावर माइनस 3। इसको सॉल्व कर लेना, P2 आ जाएगा, ठीक है। हो गया। चलो कैलकुलेट कर लेना। थ्री कैसे आएगा? 0.3 आ रहा होगा मतलब, तो 3 कौन आंसर देता है? चलो चलो यहाँ ध्यान दो, चलो आगे पढ़ते हैं। देखो भाई अगला है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपकी बुक्स में भी होगा। ये सवाल कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। थ्योरी है, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहली चीज़, हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन हम करते हैं कार्बोनेटेड बेवरेजेस में, ठीक है ना। तो जितनी भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस होती हैं, सोडा बॉटल्स होती हैं, उनको हाई प्रेशर पर सील किया जाता है। रीज़न क्या है? ठीक है ना, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, द बॉटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। क्योंकि हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रेशर के, हेनरीज लॉ के कारण। सही बात है कि नहीं? पहला एप्लीकेशन। दूसरा है हमारे पास, ठीक है ना, दूसरी सिचुएशन है, वो बोल रहा है इंक्रीज्ड प्रेशर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन ब्लड। अब ये क्या है? ठीक है,
ब्लड में जब हम हाई प्रेशर जब अगर पड़ता है तो ज़्यादा गैसेस ब्लड में डिसॉल्व होती हैं, ठीक है ना। अब इसकी दिक्कत जो होती है, इसकी दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा स्कूबा डाइवर्स को। किसको दिक्कत जाती है इस चीज़ की? स्कूबा डाइवर्स को दिक्कत जाती है, ठीक है ना। तो स्कूबा डाइवर्स ऑब्वियसली ये समुद्र में, नदी वगैरह में ज़्यादा गहराई तक ये जाने की कोशिश करते हैं, है ना। मुझे नहीं पता कितनी गहराई तक लोग गए, 20-30 मीटर्स तक तो गए हैं। और 20-30 मीटर सुनने में कम लगता है, पर अगर आप वाटर के सेंस में देखो तो काफ़ी होता है 20 मीटर्स। समझ में आ रहा है? 20 मीटर्स मतलब अप्रॉक्सीमेटली 60 फीट, 60 फीट, है ना। 60 फीट का मतलब 5 से 6 मंजिल बोल सकते हैं हम, ठीक है। जब आप पानी में इतनी गहराई में जाते हो, ठीक है ना, पानी में बहुत गहराई में जब हम जाते हैं तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है। क्या बढ़ता है जल्दी बताओ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है। क्यों बढ़ रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से तो एयर का प्रेशर आ रहा है। ऊपर से किसका आ रहा है जल्दी बताओ? एयर का। और नीचे से किसका प्रेशर ऐड हो जा रहा है? वाटर का। तो जब हम 20 मीटर्स 30 मीटर्स पानी के नीचे जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब ऐसे केस में शुरुआत में जो थे स्कूबा डाइवर्स क्या करते थे? वो नॉर्मल ऑक्सीजन टैंक लेकर जाते थे। कौन सा ऑक्सीजन टैंक? नॉर्मल। तो जो नॉर्मल ऑक्सीजन टैंक है, जो नॉर्मल टैंक है, नॉर्मल टैंक में लगभग 20% जो होती है वो ऑक्सीजन होती है और लगभग 79% नाइट्रोजन होती है लगभग। अब ऑक्सीजन से तो कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन ज़्यादा डिसॉल्व भी हो जाएगी तो कोई खास नुकसान नहीं। प्रॉब्लम है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन अगर ज़्यादा डिसॉल्व होगी, नाइट्रोजन भी ज़्यादा डिसॉल्व होगी, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन को हम यूज़ कर सकते हैं, हमारी बॉडी ऑक्सीजन को यूज़ करेगी और ऑक्सीजन को यूज़ करके क्या करेगी? ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगी, उसको यूटिलाइज कर लेगी ग्लूकोज को बर्न करने के लिए। लेकिन नाइट्रोजन का हमारी बॉडी में कोई यूज़ है नहीं। ये जाएगी और हाई प्रेशर में ब्लड में डिसॉल्व होकर रहेगी। समझ में? अब अगर आप लगभग 20 मीटर्स 30 मीटर से एकदम से ऊपर की तरफ आते हैं, एकदम से मतलब बिना रुके, अगर आप केवल सोचते हैं कि बस अब हो गया काम, ऊपर चलते हैं, ठीक है ना, तो आप एकदम से अगर ऊपर आते हैं तो जैसे ही आप जैसे जैसे ऊपर आए वैसे वैसे प्रेशर कम होगा और प्रेशर सडनली कम हो जाएगा सरफेस पे आने पे। और जैसे ही आप सरफेस पर आएंगे, जो नाइट्रोजन आपके ब्लड में डिसॉल्व थी वो अब अनडिसॉल्व हो जाएगी और अनडिसॉल्व होकर वो हमारे जो वेन्स हैं, वेन्स पे छोटे 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 नाइट्रोजन बबल्स बना लेगी। और ये नाइट्रोजन बबल्स बहुत ही धीरे धीरे करके रिमूव हो पाएंगे, ठीक है ना। तो ये नाइट्रोजन बबल्स मूव करेंगे आपके वेन्स में, ये बहुत ज़्यादा पेन कॉज करते हैं। समझ में? अब समझ लो, एयर बबल घूम रहा है, सही बात है कि नहीं। ऑक्सीजन अगर अंदर गई तो ऑक्सीजन को तुरंत कैप्चर कर लिया किसने? ऑक्सीजन को तुरंत कैप्चर कर लिया हीमोग्लोबिन ने। तो ऑक्सीजन फ्रीली नहीं घूम रही है, लेकिन नाइट्रोजन को कोई कैप्चर नहीं कर रहा है। नाइट्रोजन जितनी डिसॉल्व होती है वो फ्रीली घूम रही है। अब आप पानी के अंदर थे, ज़्यादा डिसॉल्व हो गई, आप ऊपर आए तो अब वो ज़्यादा डिसॉल्व है नहीं, तो वो उसके बबल्स मूव करेंगे किस में? आपके वेन्स में। तो बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है और उस सिचुएशन को हम कहते हैं, ये लिखा हुआ है वो, उस सिचुएशन को हम कहते हैं बैंड्स। दैट सिचुएशन इज नोन एज बैंड्स। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है ना। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, टू अवॉइड बैंड्स, ठीक है ना, एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। ज़्यादा नाइट्रोजन जो होती है थोड़ी सी हमारे लिए टॉक्सिक भी होती है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? स्कूबा डाइवर्स ऐसे टैंक्स यूज़ करते हैं जिनको डाइल्यूट किया जाता है हीलियम, उसमें 11.7% हीलियम डाली जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन को कम करके 56.2% किया जाता है, ऑक्सीजन को थोड़ा बढ़ाकर 32.1% किया जाता है। समझ रहे हो? और ये कॉन्सेंट्रेशन याद कर लेना, हीलियम कितना डाला जा रहा है, ये कॉन्सेंट्रेशंस को रट लेना, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है? तो बैंड्स की प्रॉब्लम सभी लोगों को समझ में आई। हाँ,
अगर इससे बैंड से बचना तो आपको काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा ऊपर आने में। मेरी बात समझ रहे हो? इस प्रॉब्लम से बचना है तो आपको ऊपर आने में बहुत ही स्लोली धीरे 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 करके ऊपर आना पड़ेगा, जो ऑब्वियसली टाइम टेकिंग है। समझ में? तो सिंपल है, टैंक चेंज करो, आगे बढ़ो। ये लिखना नहीं है, ये मिल जाएगा तुम लोगों को, और ये एनसीईआरटी में दिया है, इसको ना लिखो। एनसीईआरटी है ना, और आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है, ये उसी से सीधे सीधे कॉपी पेस्ट है, कोई नई कहानी नहीं है। इतना लिखोगे तो 1 साल लगा दोगे तुम लोग लिखने में। हाँ, हाई ऑक्सीजन अगर ब्लड में जाएगी तो 100% ऑक्सीजन इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, ठीक है ना। तो अगर तुम कोई ऐसी अगर तुम 100% प्योर ऑक्सीजन लोगे, समझ में आ रहा है, तो फेफड़े जला देगी 2 मिनट के अंदर। समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन का काम क्या? ऑक्सीजन का काम है सब कुछ जला देना, बर्न कर देना। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है ना। तो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन समझ लो एक तरीके से जाएगी, हम हर बार जो सांस लेते हैं उसमें अगर ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो आपकी एजिंग फास्ट हो जाएगी, उम्र जल्दी बढ़ेगी तुम्हारी। समझ में आ रहा है? इसलिए तो सारी की सारी जो वो क्रीम्स वगैरह आती हैं, एंटी एजिंग क्रीम्स, या बोलते हैं एंटी ऑक्सीडेंट होता है खाने में, याद है? समझ में आ रहा है? तो इसीलिए 100% ऑक्सीजन नहीं करते, क्योंकि अगर 100% प्योर ऑक्सीजन चलेगी ना तो यहाँ सब जला जला फील होगा कि जल गया है अंदर से, सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन इज एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, क्योंकि उसी के नाम से तो ऑक्सीडाइजिंग वर्ड आया है। तीसरा है जब हम हायर एल्टीट्यूड्स में जाते हैं। समझ में आ रहा है? ये मेरा फील किया हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या थे 2021 या 22 में मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ चला गया था, लद्दाख निकल गया था मैं घूमने के लिए 10 दिनों की ट्रिप पे, है ना। तो हायर एल्टीट्यूड्स में जाएंगे तो ये चीज़ बहुत अच्छे से मिलेगी। अब हुआ क्या था, हम लोग मनाली से चले थे, रूट ही ये है, यहाँ से जब जाते तो मनाली वाला रूट जाता है, तो मनाली से हम चले थे। अब हमको बोला गया था कि 2-3 काम कर लेना, कि ऑक्सीजन का एक छोटा सिलेंडर रख लेना, वो हमने रख लिया था, अच्छी बात है। एक वहाँ पे कुछ और एक मेडिसिन भी आती है, वो मेडिसिन ले लेना, वो मेडिसिन हमें नहीं मिली थी। हम लोग बोले क्या ही हो जाएगा, देखा जाएगा। ठीक है, तो हम 3 यार अपनी अपनी बाइक उठाई हमने और हम लोग बाइक से चल गए। ठीक है ना। तो हम चलते रहे तो कुछ 100-150 किलोमीटर बाद पहला पास आया। पासेस क्या होते हैं, बहुत ही हाई माउंटेन पासेस, समझ गए, एक ऐसा प्लेन एरिया माउंटेन्स के बीच में जहाँ से बाइक्स और कार्स निकल सकती। पहला पास आया, पहला पास उसका नाम है बारालाचा पास। हमको बोला था पास बड़ा अच्छा लगता है, भीड़ रहती है, ज़्यादा देर मत रुकना, एक फ़ोटो क्लिक कराना ज़्यादा से ज़्यादा और निकल जाना। हम लोग पहले पास में रहे 45 मिनट्स। ठीक है ना, ओके, 45 मिनट्स। उसके बाद बहुत अच्छा था, चलो 45 मिनट्स, हमको लगा कुछ हुआ ही नहीं है, क्या हुआ। ठीक है ना, हम लोग फिर उतरना चालू कर दिए वहाँ से, पास से वापस नीचे की तरफ। जैसे जैसे उतरते जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है ना, मेरे बाजू वाले को नींद आ रही है, तो हम लोग के पास 2 बाइक्स थी, बाजू वाले को नींद आ रही है, फिर मुझे नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार बहुत बढ़िया, मेरे को तो नहीं आ रही है। मेरा दोस्त था सौरभ, वो बोलता है कि भाई मेरे को नींद आ रही है। मैंने बोला ठीक है, काम कर, तू पीछे बैठ जा, मैं चलाता हूँ। मैं गाड़ी चलाना चालू किया, बाइक चलाना चालू किया। मैं थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट मैंने चलाई होगी, मेरे को नींद आ रही है। अब मैं बोल रहा यार ये नींद तो मेरे को भी आ रही है। उतने में तीसरा बोलता है जो दूसरी गाड़ी चला रहा था, बोल रहा भाई नींद तो मेरे को भी आ रही है। तो हम लोग को दूर दूर कुछ नहीं दिख रहा था, और हमारे पास था एक टेंट। ठीक है, हम लोग बेवकूफ़ों जैसे टेंट लगा रहे हैं बीचों बीच, रेगिस्तान के ड्राई डेजर्ट के बीच में लगा रहे हैं, और इतनी तेज़ हवा चल रही है कि हमारा टेंट उड़ जा रहा है। हमने बोला देखो ये तो सक्सेसफुल नहीं होने वाला। ठीक है, कि ये बिल्कुल नूब लोग टेंट लगाने के लिए हो नहीं पाएगा। तो हम बोलते थोड़ा आगे चलते हैं, कहीं कुछ हो जाए। तो थोड़ा आगे गए, तो हम लोग पहुँचे, एक जगह पड़ती है सरचू में गए। हम बोले अब हम यहाँ पे चाय वाय पी लेते हैं, देखते हैं क्या करना है। तो चाय वाय पिए तो ठीक लगा हम लोगों को। बोलते अब क्या करते हैं, आगे जो है अगला जो स्टॉप दिखा रहा है वो पांग है, और 50 किलोमीटर है बस। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, पहाड़ों पे 50 किलोमीटर बहुत होता है। ठीक है, क्योंकि हमको ये नहीं पता था कि वो पांग के बीच में 2 पहाड़ है। ठीक है ना। तो हमने बोला चलो चलते, निकलते, जोश तो है, जवान लड़के बिल्कुल।
ठीक है ना, आज से 4-5 साल की पुरानी बात है। हम लोग चढ़ गए दूसरा वाला, दूसरा पहाड़ चढ़ा नमकीला तक पहुंच गए। नमकीला या नकीला नाम था कुछ, ठीक है ना। उस पास से वो पास तक पहुंचे हैं, उसमें चढ़ते चढ़ते हमारी हालत लगभग खराब होने लगी। अब हम लोग चल रहे हैं और वो इतनी गंदी जगह है, वो जो रोड है उसको गाटा लूप्स बोलते हैं, ठीक है ना। उस रोड का नाम है गाटा लूप्स, क्योंकि वो पहाड़ में ऐसा 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 है। कम से कम 100 बार करवा दिया होगा, हमें तो लग रहा था, ठीक है ना। चिढ़ हो गई थी उस नाम से, गाटा लूप्स, मतलब इतनी बुरी हालत। सुब ऊपर पहुंचते पहुंचते अब हम लोग गए, ख़त्म। क्या हमें लगा तब तो बड़ी जिंदा ठीक है ना, अभी तक अब तो किसी तरीके से अब रुकना है, ठीक है। हम बड़ी मुश्किल से उतरे नीचे तक, वो भी 1 आध घंटा लगा। उतरते उतरते हम लोगों ने लगभग 4 बजे शुरू किया था, सिर्फ पहला पहाड़ क्रॉस करते करते शाम के 7 बज गए थे। और जब हम उतर रहे थे ना, तो मुझे तो बाकियों को तो लग ही रहा था, मुझे भी लगा कि बचेंगे नहीं, कुछ मिल जाए रुकने की कोई जगह। और वो 2 पहाड़ों के बीच में, लिटरली एक पहाड़ ये है, एक पहाड़ ये है, और बीच में रेगिस्तान है, ठीक है ना। और मुश्किल से ये रोड होगी 1 या 1.5 किलोमीटर की रोड होगी बस, और बीच में रेगिस्तान है। वहाँ 4 तंबू, 4 नहीं 2 या 3 तंबू लगे हैं बस, कोई शहर नहीं, कोई कुछ नहीं, 3 तंबू लगे हैं। और उस रात हम लोगों को लग रहा था कि आज अब हम मर जाएंगे। खाना खाने बैठ रहे हैं कि खाना खाएंगे तो अच्छा लगेगा, खाना खाने बैठ रहे, खाने का कोई टेस्ट नहीं, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन, सांस लेने में दिक्कत, सर फट रहा है, ठीक है ना, पेट भी खराब है, ठीक है। ये सारी सिचुएशंस एक साथ आ रही हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या, क्योंकि हम लोगों ने लोगों से पूछा था, लेकिन इतने डिटेल में कौन जाता है। बड़ी मुश्किल से कुछ खा पी कर सो गए। कुछ था, मेडिसिन तो कुछ नहीं थी हमारे पास, केवल ऑक्सीजन का टैंक था, ठीक है ना, 1 तंबू, ठीक है ना। और टेम्परेचर पता नहीं टेम्परेचर कम था या नहीं था, इतना तो है कि सुबह हमने देखा था तो पानी में बर्फ़ जमी हुई थी, 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंचा था। और जो टेंट था वो टेंट ऊपर से खुला था, इतना बड़ा होल था ऊपर। हम लोग 3 स्लीपिंग बैग लेके गए थे, स्लीपिंग बैग, उसके ऊपर एक्स्ट्रा रजाई ओढ़कर, ठीक है ना, एक दूसरे से चिपक कर सोए थे कि मर ना जाए। और लिटरली मुझे लग रहा था और नेटवर्क नहीं था, नो नेटवर्क, मुझे लग रहा था मर ना जाए, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ था कि मतलब मरते मरते जो ऊपर का व्यू आ रहा था बहुत अच्छा आ रहा था, ठीक है ना, कि क्योंकि लाइट पोल्यूशन नहीं था तो बहुत बहुत ब्राइट स्काई लग रहा था, ठीक है ना। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मैं उस दिन मुझे लग रहा था कि गलती तो नहीं कर दी मैंने लद्दाख आके, ठीक है। लिटरली कई बार मेरे मन में ये थॉट आया कि वापस चलने क्या, ठीक है ना। फिर हमने अगले दिन, तब हम तो सोचे थे कि मर गए रात में ठीक है। अगले दिन सुबह जब सुबह आँख खुली तो हमें लगा चलो कि कुछ तो जिंदा आ गए, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, जिंदा है तो अंदर जोश आया, नहीं बच सकते हैं। तो फिर हमने थोड़ा सा एनालाइज किया कि क्या दिक्कत है। मुझे दिक्कत लगी कि एक तो ऑक्सीजन कम पड़ गई, क्योंकि वो टैंकर हमने रात भर में ख़त्म कर दिया था, इतना सा था, ठीक है ना। और दूसरी जो हमें कमी लगी वो लगी डिहाइड्रेशन। और ये सच है, ये 2 चीज़ें हैं, कभी भी आप अगर लद्दाख साइड जाओ, ठीक है ना, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना, पानी बहुत सारा पीना है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, ऑक्सीजन के लिए वहाँ एक मेडिसिन आती है एक्लेमेटाइज होने के लिए, डाइमॉक्स नाम है उसका, ठीक है ना। वो मेडिसिन खाना है और पानी पीते रहना बस, तो आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग निकले तो पहले तो हमने ढेर सारा गर्म पानी पिया, पानी एक तो ठंडा भी लग रहा था, बहुत सारा गर्म पानी पिया। फिर हम लोग निकल गए। फिर हमें रास्ते में एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति मिला, वो जा रहा था, उसको हमने अपना दुख दर्द बताया, तो उसने बोला भैया देख, पत्ता लिया था हमने, 2 गोली बची है, हम 3 लोग हैं, ठीक है, देख लो अपना। तो उसने 2 गोली का एक पत्ता दिया था उसने। हम लोग आगे एक दुकान में रुककर फिर हमने खाई, फिर हम लोग निकल गए। फिर देन 1-2 दिन बाद फिर हमने 1-2 मेडिसिन और ली, उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया था, फिर कुछ नहीं होता। तो ये सिचुएशन, मैंने अपनी लाइफ की पूरी कहानी तुम्हें बता दी, ठीक है ना, कि आज मैं केमिस्ट्री पढ़ा पा रहा हूँ तुम्हें, तो वो दिन मुझे हमेशा याद रहता है। तो और वो ऊपर से सिलेबस में भी आ जाता है, मेरी जो बुरी यादें हैं वो वापस ताज़ा हो जाती। तो हाई एल्टीट्यूड में यहाँ पे हुआ क्या है, सुनो, यहाँ पे हुआ क्या, इस पूरी कहानी से क्या मिला हमें सीखने को, ठीक है ना, कि जब भी आप बहुत ही हाइट्स में जाते हैं, ठीक है ना, तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हैं डेंसिटी कम होने लगती है एयर की,
समझ रहे हो? जैसे जैसे आप हाइट्स पे जाते हैं एयर डेंसिटी कम होती है, एयर डेंसिटी कम हो जाती है, जिसके कारण एयर प्रेशर कम हो जाता है। डेंसिटी कम है तो एयर का प्रेशर कम हो जाता है। अब समझो हम लोगों ने जो पासेस लिए थे वो लगभग 4000 से 5000 मीटर की हाइट के आसपास थे। तो मैंने एक बार ऐसे चेक कर रहा था क्योंकि मैं मर कर आया था, तो मैंने बोला चेक तो कर ही लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने देखा कि लगभग 5000 मीटर की हाइट पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो घटकर लगभग 0.5 ATM हो जाता है। काश पहले देख लेता, मुझे लग रहा था जाने के, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग गिरकर 0.5 ATM हो जाता है। नॉर्मल जितनी एयर जो अभी जो प्रेशर मैं फील कर रहा हूं, ठीक है ना, एयर प्रेशर अभी जो फील कर रहा हूं, जितनी एयर मेरी ब्लड में अभी डिसॉल्व हो रही है उसकी लगभग आधी ही ऑक्सीजन डिसॉल्व हो पाएगी, जिससे ब्लड में एकदम से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो सिंस यहां पर PATM कम हो गया है, PATM कम हुआ है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम हो जाएगा, जिससे XO2 ब्लड में कम हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? और XO2 कम अगर हो जाएगा तो ऑक्सीजन का लो कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में आएगा, जिसके कारण जो टिश्यूज हैं, ठीक है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो टिश्यूज होते हैं हायर एल्टीट्यूड में, और क्लाइंबर्स पता नहीं क्या क्या लिखा है, ठीक है ना, लो ब्लड के कारण क्या होता है, क्लाइंबर्स वीक हो जाते हैं, ठीक से सोच नहीं पाते हैं, जैसे हम लोग भी, ठीक है ना, खुले रेगिस्तान में टेंट लगा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे क्लियरली, नींद आ रही थी, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ कंडीशंस कॉल्ड एनॉक्सिया, या नॉक्सिया बोलते हैं, नौशिया बोलते हैं, नॉक्सिया बोलते हैं, पता नहीं, एनॉक्सिया बोला जाता है उस कंडीशन को। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ठीक से सोच नहीं पाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, सर दर्द करता है, डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है ना, ये सब सिचुएशंस होती हैं। समझ में आया? ठीक है ना। तो इसके लिए क्लाइंबर्स दो तीन काम कर सकते हो आप, ठीक है ना। एक तो मैंने बताया आप ऑक्सीजन टैंक यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। इसके लिए ऑक्सीजन टैंक यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? और बेटा वो मेडिसिन लद्दाख वद्दाख में चल जाती है, जो माउंट एवरेस्ट पे जा रहा है उसको तो मेडिसिन भी हेल्प नहीं करेगी, उसके लिए जो कुछ है वो ऑक्सीजन टैंक है। समझ में आ रहा है? इसलिए बहुत सारे लोग जो माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, ठीक है ना, वो काफ़ी लोग ऑक्सीजन टैंक लेकर जाते हैं और कई लोग नहीं भी लेकर जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनके पास होता है जस्ट टू बी सेफ। ओके, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के लिमिटेशंस क्या क्या हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हेनरीज लॉ को रोक कर रखती हैं? भाई देखो, हेनरीज लॉ आइडियल गैस पर बेस करके बनाया गया। किस पे बेस करके बनाया बोलो? आइडियल गैस बिहेवियर पे। इसीलिए ठीक है ना, ये फेल हो जाता है एट वेरी हाई प्रेशर, वेरी लो टेम्परेचर। एक्चुअली जो ये इक्वेशन होती है PV = nRT, जिस इक्वेशन को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, ये इक्वेशन वैलिड ही, ये इक्वेशन कहाँ वैलिड है? ये इक्वेशन वैलिड है लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे। कहां पर वैलिड है ये इक्वेशन? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे। इसका उल्टा कर दो, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर कर दो, तो वहां ये इक्वेशन वैलिड नहीं है और वहां पर हेनरीज लॉ फेल हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्यों वैलिड नहीं है वो एक अलग टॉपिक का पार्ट है, रियल गैस, वो एडवांस में आता है, तो उसको जब जरूरत पड़ेगी तब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ओके, तो याद अभी के लिए याद कर लो, ज्यादा बेटर है। दूसरा है द गैस शुड नॉट अंडरगो केमिकल रिएक्शन विथ द सॉल्वेंट। वो बोल रहा है गैस अंदर जाके सॉल्वेंट के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि ये गैस है अमोनिया, अब अमोनिया पानी में बहुत ज़्यादा डिसॉल्व हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि अमोनिया जब पानी में जाती है तो वो पानी के साथ रिएक्ट करके NH4OH एक्वस बना लेती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अब ये नॉर्मल हेनरीज लॉ को फॉलो ठीक से नहीं कर पाएगी, ठीक है। जैसे कि CO2 जो है, CO2 पानी के पास मतलब वाटर में CO2 ऑक्सीजन से ज़्यादा डिसॉल्व होती है। रीज़न क्या है? वो पानी के साथ जाकर रिएक्शन करके क्या बना लेती है? H2CO3, कार्बोनिक एसिड। समझ में आ रहा है? और नेक्स्ट लिखा है गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन। क्या लिखा है ये? डिसोसिएशन। गैस शुड नॉट अंडरगो, गैस शुड नॉट
शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन। जैसे कि HCl अब पानी के साथ एक तरीके से रिएक्शन ही कर रहा है, लेकिन HCl पानी में जाके डिसोशिएट हो जाता है H+ एक्वस और Cl- एक्वस में, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन। ठीक है ना। अगर ऐसा कोई फिनोमेना होगा तो वो पानी के साथ एक तरीके से केमिकली इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी नॉर्मल गैस से अलग होगी, ज़्यादा होगी, और प्रॉपरली हेनरीज लॉ को फॉलो नहीं कर पाएगी। समझ में आया? तो ये इनके ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बोलो। ठीक है, ये भी थ्योरी है। आई विल ट्राई कि तुम्हें वो भेज दूं, मैं तुम्हें नोट्स भेज दूंगा मैं। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। अरे बोलो भाई। चलो आगे देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर हमने देखा है, टेम्परेचर का इफेक्ट देख लेते हैं। समझ में आ रहा है? किसका इफेक्ट देख लेते हैं, बताओ। टेम्परेचर का इफेक्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर के इफेक्ट को कैसे देखेंगे? अगर एक गैस है, गैस को मैं लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा हूं, जितने भी सॉल्यूशन बनते हैं सब रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, और उसको बोला जाता है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसे, जल्दी बताओ। यह है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, एक तरीके से समझो गैस जो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, ठीक है ना, गैस जो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो लिक्विड के अंदर चले गई, मतलब गैस का वॉल्यूम कम हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। और गैस का वॉल्यूम कम हुआ तो इस रिएक्शन को हम अज्यूम कर सकते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन की जैसे। किसके जैसे? कंडेंसेशन रिएक्शन। तो हम इसमें यही चीज बोलेंगे, दिस रिएक्शन कैन बी considered as condensation reaction, can be considered as condensation reaction। और बेटा कंडेंसेशन अगर रिएक्शन है तो इसका मतलब यह है कंडेंसेशन रिएक्शन इस डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक होगी। जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो एनर्जी रिलीज होती है। अरे बोलो हाँ या ना। स्टीम जब वाटर में कन्वर्ट होती है तो हीट लूज करके होती है ना। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक इस डायरेक्शन में होगी और इस डायरेक्शन में एंडोथर्मिक होगी, इस डायरेक्शन में एंडोथर्मिक होगी। जनरली गैसेस का बिहेवियर ऐसा रहेगा। इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं और ली चैटलर प्रिंसिपल लगाऊं तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिएक्शन जाएगी एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में, और एक्सोथर्मिक का मतलब है, ठीक है, ओके, कुछ उल्टा बोल रहा हूं ऐसा लग रहा है मुझे, नहीं यहां उल्टा लिखा है मैंने, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जाएगी एंडोथर्मिक डायरेक्शन। ये पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में। अरे हाँ ना, कुछ बोला करो, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंडोथर्मिक जाएगा, और एंडोथर्मिक की जो एंडोथर्मिक है वो होगा बैकवर्ड। एंडोथर्मिक क्या होगा बेटा? एंडोथर्मिक होगा बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड जाएगी मतलब कि गैस अलग हो रही है लिक्विड से, ठीक है ना। इसका मतलब हम ये बोलेंगे गैस इज इवॉल्व्ड, गैस इवॉल्व हो रही है, निकल रही है। इसका मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है ना। पिछले वाले केस का उल्टा है। क्या है ये बोलो? अरे भूल गए क्या? सॉलिड लिक्विड का उल्टा है कि नहीं है बताओ। सॉलिड लिक्विड में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। सॉलिड इन लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाओ तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, यहां टेम्परेचर बढ़ा रहे तो सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। अरे घर में कर लेना एक्सपेरिमेंट, ये वाला कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अब बताने तो दो, पहले कर लोगे भाई। इस तरीके से एक कंटेनर लेकर पानी को उबालना, एक कंटेनर लेके पानी को उबालना। तो जब तुम पानी को उबालोगे तो उस टाइम पर तुम ये देखोगे कि पानी में छोटे छोटे बबल्स आपको ऐसे, छोटे छोटे बबल्स आपको ऐसे सरफेस पे या नीचे की तरफ छोटे छोटे बबल्स ऐसे चिपके हुए दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है ना बेटा। बबल का मतलब ये नहीं है कि पानी गैस में कन्वर्ट हो गया या स्टीम बन गई, नहीं, वो अलग है, वो कल पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। बबल का मतलब क्या है? इस तरीके से आपको बबल दिख रहा है। बबल क्यों दिखाई दे रहा है?
देखो बबल इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपने नीचे से हीट करना चालू किया, हीट करने से टेम्परेचर बढ़ा, तो जो उसमें गैस डिसॉल्व थी वो अनडिसॉल्व हो गई। समझ में आ रहा है? वो गैस जो डिसॉल्व थी वो क्या हो गई? अनडिसॉल्व हो गई। अब वो बबल एक छोटा सा बबल है, उस बबल के पास बहुत एनर्जी नहीं है और ऊपर पानी की बहुत लेयर्स है, तो उस बबल के ऊपर निकलने के चांसेस टफ होते हैं। ठीक है ना? समझ में आ रहा? ऊपर जाने के लिए उसको फोर्स ओवरकम करना पड़ेगा, लेकिन अगर पैरेलली मूव करना है तो पैरेलली मूव करने के लिए फोर्स ज्यादा चेंज नहीं करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? इसीलिए कंटेनर के साइड्स में आपको छोटे 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 बबल्स देखने को मिलेंगे। ये एक्चुअली जो डिसॉल्व एयर थी वही अनडिसॉल्व हो गई है। समझ में आया या नहीं आया? बोलो, आ गया समझ में? ठीक है ना? इसका उल्टा देख लेते हैं। इसका उल्टा ये है, टेम्परेचर अगर हम कम करेंगे तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगी। एक्सोथर्मिक मतलब फॉरवर्ड जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी मतलब कि मोर गैस कैन बी डिसॉल्व्ड, मोर गैस कैन बी डिसॉल्व्ड, और भी गैस डिसॉल्व हो सकती है, मोर गैस कैन बी डिसॉल्व्ड। समझ में आया? सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है? इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किसके लिए? हमारे ओशंस के लिए भी, क्योंकि अगर ओशन का एवरेज टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम हो जाएगी, क्योंकि कम गैस डिसॉल्व होगी, ऑक्सीजन कम होगी, तो क्या होगा? वहाँ की प्लांट लाइफ सबसे पहले डेड होगी, और प्लांट लाइफ डेड होगी, बाद में फिर वहाँ के लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? बोलो भाई हाँ या ना? ठीक है? तो ये है, जगह छोड़कर, या फिर मैं वो क्या कहते हैं, ये वाला पोर्शन लिख लो और उसके बाद ये पोर्शन लिख लो, और वो बीच वाला पोर्शन एप्लीकेशन, उसमें लिख लेना एप्लीकेशन के लिए एनसीईआरटी पढ़ो। डालूंगा बेटा, लेकिन अभी क्या है, आलम सर नहीं है, तो क्या है, कई सारे टेक्निकल काम रुक जाते हैं, है ना? तो पहुंचने में 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाएगा। और यहां पर आपका गैस इन लिक्विड का जो टॉपिक है वो फिनिश भी हो गया। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को समझेंगे। इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी नेक्स्ट क्लास राउल्ट्स लॉ। ठीक है? हाँ बोलो। भाई बता रहा हूँ, इवॉल्व का मतलब निकलना, रे रिलीज होना। इवॉल्व का मतलब रिलीज होना। नहीं नहीं, पोकेमॉन नहीं है, गैस है। क्या? अच्छा, जबकि हम लोग केमिकल रिएक्शन में यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में कि गैस अगर प्रोड्यूस हो रही है तो इवॉल्व वर्ड यूज़ किया जाता है ना? तुम किस में बोल रहे थे? 10th में सर, मतलब चैप्टर में लिखा था कि गैस इवॉल्व हो रही है, इसे कहते हैं लिक्विड में, और उसमें फिर सॉलिड में ऐसे लिखा हुआ था। पता नहीं यार, है ना? क्योंकि देखो
सीबीएसई होगा तो देखा जाएगा, अदरवाइज नहीं देखा जाएगा। बाकी तो मैं भी कुछ भी लिख सकता हूँ अभी यहाँ पर। हाँ बोलो, हो गया? हाँ ये लिख लेना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, इस पूरी कहानी से हमको क्या समझ में आ रहा है, इधर देखो, अगर हम KH बढ़ाते हैं तो भी KH बढ़ाते हैं तो मोल फ्रैक्शन कम होता है, बोलो हाँ या ना? अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोल फ्रैक्शन कम हो रहा है, दोनों से यही चीज हो रही ना। इसका मतलब KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ में है? कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो KH बढ़ जाएगा, ठीक है? कर दिया मैंने अभी, अब वो देखा जाएगा वो जब आएगा, ठीक है ना? ओके, लिख लिया? बस हो गया, घर जाओ और क्या करोगे आप पे।